अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कवर किया था कि आरसी और आरएल के जो सीरीज सर्किट्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। और आज जो हमारा लेक्चर है वो आरसी और आरएल पैरेलल सर्किट्स के बारे में है। ये ऐसे सर्किट्स हैं जो कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स में और इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट जब हम यूज़ करते हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि इनका काम जो है वो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर इनका रेजोनेट करना या इनका वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें पहले हम आरसी पैरेलल सर्किट को समझेंगे और सारा का सारा देखेंगे कि करंट किस तरीके से फ्लो होता है, और दूसरे नंबर पे आरएल पैरेलल सर्किट को समझने की कोशिश करेंगे और उसमें भी जो है वो इक्वेशंस ड्राइव करेंगे फॉर इलेक्ट्रिक करंट। तो शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर की आरसी एंड आरएल पैरेलल सर्किट। अगर पहले सर्किट को देखा जाए कि ऑल्टरनेट करंट जब पास होता है आरसी पैरेलल सर्किट से, तो बेसिकली हम बोलते किसे हैं, आरसी पैरेलल सर्किट। एक ऐसा सर्किट होता है जिसके अंदर एक रेजिस्टर लगा हुआ होता है आर और एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है सी, और वो एक्चुअली पैरेलल कनेक्ट होते हैं किसी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की सोर्स के साथ। भाई जैसे सीरीज में था ना, दोनों सीरीज में लगे हुए थे, बिल्कुल ऐसे ही एक रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है, वो पैरेलल जुड़ा हुआ है। ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको समझ में आता होगा कि जो वोल्टेज होता है वो दोनों के अक्रॉस इक्वल रहता है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये हमने रेजिस्टर जोड़ा और ये हमने लगा दिया है कैपेसिटर, और इनको ऐसे जोड़ा कि जो वोल्टेज की सोर्स है उसके साथ दोनों सिरे आपस के अंदर कनेक्ट हुए हैं। तो ये जो सर्किट आपके सामने नज़र आ रहा है बेसिकली ये एक आरसी पैरेलल सर्किट होता है, जिसमें जब करंट पास होता है तो वो करंट आगे जाके दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक हो जाता है। एक अमाउंट ऑफ करंट होता है जो गुजरता है रेजिस्टर से, लेट से उसको आई आर से जाहिर करेंगे, और फिर जो करंट गुजरता है कैपेसिटर से इसको आई सी से जाहिर करेंगे, और टोटल अमाउंट ऑफ करंट जो है लेट से वो आई हो जाएगा, जो यहाँ पर दो हिस्सों के अंदर डिवाइड हुआ, रेजिस्टर की तरफ गया तो आई आर और कैपेसिटर की तरफ गया तो आई सी। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया पैरेलल कॉम्बिनेशन की सबसे इंपॉर्टेंट पहचान पता है क्या होती है, कि वोल्टेज सेम रहते हैं। यानी कि जो वोल्टेज होगा अक्रॉस रेजिस्टर और जो वोल्टेज होगा अक्रॉस कैपेसिटर, एक्चुअली वो दोनों बराबर होंगे, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। दिस इज इंपॉर्टेंट। और एक्चुअली वो किसके बराबर होगा, एक्चुअली वो मेन वोल्टेज के ही बराबर होगा जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसी के अंदर अगर हम देखें एक आरसी पैरेलल सर्किट के अंदर कि क्या चीज़ किस तरीके से काम करेगी, कौन लैग करेगा कौन लीड करेगा, तो ग्राफ के ज़रिए समझते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ग्राफ, और ग्राफ में हमने बना दिया 0, 90, 180, 270। तो देखो जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है, अब जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो आपको पता है वोल्टेज कौन सा होता है, वोल्टेज होता है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज 0, 90, 180 के लिहाज से लगातार क्या होता रहता है, ऑल्टरनेट होता रहता है। जैसे कि ये आपने देख लिया, ये एक ऑल्टरनेट वोल्टेज है जो स्टार्ट हो रहा है 0 से, फिर मैक्सिमम हो गया, फिर 0, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, इस तरीके से वेरी करता है। अब क्योंकि मैंने दो चीज़ें जोड़ी हुई हैं, एक मैंने जोड़ा हुआ है रेजिस्टर और एक मैंने जोड़ा हुआ है कैपेसिटर। ठीक है, अब जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि रेजिस्टर में क्या होता है, रेजिस्टर के अंदर फ़ौरन ही करंट पास होने लगता है। जैसे ही वोल्टेज हमने पास कराया रेजिस्टर से, फ़ौरन के फ़ौरन जो है वो करंट पास होना शुरू हो गया। तो पहले करंट गुजरेगा रेजिस्टर से, ठीक है, और कैपेसिटर के मामले में क्या होगा, कैपेसिटर के मामले में जो करंट होता है बेसिकली वो पहले फ्लो करता है और वोल्टेज बाद में डेवलप होता है। ये बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पर क्या होगा कैपेसिटर वाले मामले में, कि करंट लीड करता है वोल्टेज को, जिसके लिए मैंने बच्चों आप लोगों ने एक वर्ड भी बताया था, आइस, कि कैपेसिटर वाले सर्किट के अंदर करंट जो है वो लीड करता है बाकायदा। यानी कि जब वोल्टेज जीरो होता है तो ऑटोमेटिकली जो करंट होता है वो उसमें मैक्सिमम फ्लो करने लगता है। आपने इस बात को जहन में रखना है। तो देखो ये तो सेम फेज वाली बात है, ये तो रहते ही सेम फेज में, लेकिन कैपेसिटर के केस में जो करंट होता है वो पहले आता है, यानी कि करंट जो है वो लीड करता है, इसको आपने याद रखना है। तो अगर ये ग्राफ मैंने बनाया है वोल्टेज का, तो अब अगर आप देखेंगे जो करंट पास होगा, करंट बिल्कुल इसी तरीके से पास होगा। ये हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया V, और ये जो रेड वाला है बेसिकली ये वो करंट है जो कि पास होगा रेजिस्टर से, इसको मैं IR से जाहिर कर देता हूँ। ठीक है, वोल्टेज तो दोनों के अक्रॉस इक्वल ही रहेगा, बट क्योंकि करंट लीड करता है कैपेसिटर वाले केस में,
तो आप देखेंगे जब ज़ीरो भी है ना वोल्टेज, उस वक्त भी करंट पास होगा, और करंट पास होगा मैक्सिमम से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बना बेसिकली ये वो करंट है जो गुजर रहा है कैपेसिटर के साथ। तो वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट पास होता है थ्रू रजिस्टर, वो तो सेम फेज में रहता है, बट कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करता है। तो करंट जब वोल्टेज आपको जीरो नज़र आ रहा है तब भी कैपेसिटर से करंट पास हो रहा होगा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इन केस ऑफ आर सी पैरेलल सर्किट, जो आई सी होता है बेसिकली वो लीड करता है आई आर को। सही है ना? देख लो यहाँ पर आई आर जो है, ये वाला जो आई आर है रेड वाला, ये आपको फिर भी ज़ीरो नज़र आ रहा है, लेकिन आई सी जो है वो एक्चुअली पहले ही मैक्सिमम पहुँच चुका है, जो कि लीड को ही जाहिर करता है। ठीक है, अब अगर इसके बजाय हम फेज़र डायग्राम के ज़रिए समझेंगे तो देखो वही ग्राफ आ गया हमारे पास, हम एक्सिस बनाएंगे, ये आ गया हमारे पास एक्सिस, और ये मैंने पास करा दिया वोल्टेज। ठीक है, अब वोल्टेज चाहे आप वी सी लिखो, चाहे आप वी आर लिखो, चाहे आप वी लिखो, एक ही बात है, क्योंकि वोल्टेज तो सेम रहता है। जैसे ही वोल्टेज पास होगा तो करंट गुजरेगा किससे? करंट गुजरेगा रजिस्टर से। बट उसी वक्त जो करंट होता है वो कैपेसिटर से गुजरते हुए लीड कर रहा होता है, यानी कि दोनों के दरमियान का एक फेज डिफरेंस है जो कि आपको नज़र आ रहा है। दोनों के दरमियान का जो फेज डिफरेंस है बेसिकली π/2 होता है, यानी करंट कैपेसिटर के अंदर π/2 से लीड करता है। अब अगर इनका आप रिजल्टेंट बनाओगे इन्हीं दोनों करंट्स का, आईसी और आईआर का, तो ये हम बना सकते हैं इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, और ये आ जाएगा रिजल्टेंट जिसको हम आई से शो करेंगे। अब अगर हम इसी फिगर को इस्तेमाल करें अकॉर्डिंग टू फेज़र डायग्राम, इसी फेज़र डायग्राम को अगर हम इस्तेमाल करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो टोटल करंट है बेसिकली वो बराबर आ सकता है अंडर रूट, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर होता है ना, ये हो जाएगा आई आर का स्क्वायर प्लस आई सी का स्क्वायर। ठीक है ना, ये आई जो है वो क्या नज़र आ रहा है आपको? हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज बराबर होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये समझ लो कि आई सी के बराबर है बेस स्क्वायर, और कोई भी एंगल यहाँ पे बना सकते हैं, लेट से उसको फाई से जाहिर कर देंगे। अब अगर वैल्यूज़ पुट करूँ इक्वेशन 1 में, तो आपको पता है ओम्स लॉ के मुताबिक, ओम्स लॉ के मुताबिक वैल्यू अगर निकालूंगा तो V बराबर होता है आई आर के, तो आई किसके बराबर आएगा? आई बराबर आएगा V ओवर आर के, यानी कि ऊपर तो आता है वोल्टेज और नीचे वो प्रॉपर्टी आती है जो कि करंट को अपोज करती है। अब इसका मतलब रेजिस्टर के लिए डिफरेंट होगा और कैपेसिटर के लिए डिफरेंट होगा। अगर मैं पहले लिख देता हूँ फॉर रेजिस्टर, तो रेजिस्टर के लिए क्या बनेगा बताओ? आई आर लिखूँगा, ठीक है, जो कि इधर पुट करना है, वो बराबर हो जाएगा V ओवर आर के। चलो रेजिस्टर के लिए तो सही है। यही इक्वेशन कैपेसिटर के लिए क्या बनेगी? फॉर कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर जो रोकने की सलाहियत होती है करंट को, उसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था। तो आई सी बराबर आ जाएगा V ओवर एक्स सी के बराबर, और हम चाहें तो हम एक्स सी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक्स सी बराबर होता है V डिवाइडेड बाय 1 ओवर 2 पाई एफ सी के बराबर, और अगर इसको रीअरेंज कर लें तो इसका मतलब आई सी बराबर आ सकता है V के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 पाई एफ सी। सही है भाई, एक्स सी से भी सॉल्व कर सकते हो और इससे भी सॉल्व कर सकते हो। तो अगर ये दोनों वैल्यूज़ में इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करूँगा तो टोटल करंट कैसे मालूम कर सकते हैं? सबसे पहले आएगा आई आर का स्क्वायर, जो कि आएगा V ओवर आर का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर एक्स सी से ही कर लेते हैं, चलो नेक्स्ट उसमें पुट कर देंगे, फिर ये आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है जी। अब अगर रीअरेंज करें कॉमन लेके, तो V स्क्वायर कॉमन आएगा, जो कि रूट के बाहर अगर मैं लिख दूँ तो सिर्फ V लिख सकते हैं भाई, रूट के अंदर V स्क्वायर कॉमन आएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर V बाहर आ जाएगा। इधर बचेगा 1 अपॉन आर का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स सी का स्क्वायर, और ये आ गया आई। V को इधर डिवाइड में भेजो, आई डिवाइड बाय V इज इक्वल टू अंडर रूट आई आर का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है जी। तो अगर ओम्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता है ना V बराबर होता है आई आर के, और अगर कभी भी आई ओवर V हो जाए तो एक्चुअली किसके बराबर आएगा? आई ओवर V हो जाए तो ये बराबर आ जाएगा 1 ओवर आर के, और इन दोनों की है
कैपेसिटर और रेजिस्टर की मिलाकर है ना, तो इसको इम्पीडेंस कहते हैं। तो एक्चुअली फॉर्मूला बनेगा 1/z का इम्पीडेंस। तो इस वाले केस के अंदर जो इम्पीडेंस होगी बेसिकली वो सीरीज़ के लिहाज से कुछ ना कुछ कम होगी, और वो इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गई पैरेलल सर्किट की बात, कि पैरेलल सर्किट के अंदर करंट किसका करंट लीड कर रहा है, कैपेसिटर वाला करंट लीड करता है, ठीक है, और लैग कर रहा है रेजिस्टर वाला करंट, और बाकी इम्पीडेंस जो है वो एक्चुअल इम्पीडेंस कम होती है इन दिस केस। अगर इसी को बाय फॉर्मूला बना लूँ तो ये हो जाएगा 1/z का स्क्वायर, इम्पीडेंस का स्क्वायर, यानी टोटल करंट की जो अपोजिशन होती है आरसी सर्किट में वो बराबर होती है 1/r² प्लस 1/xc का स्क्वायर। और आपको पता है xc जो है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाती है, ठीक है जी। हो गई इतनी बात। अब आइए इसी तरीके से हमें समझना होगा आरएल सर्किट को। आरएल पैरेलल सर्किट क्या होगा फिर इसी लिहाज से, एक ऐसा सर्किट होगा जिसमें एक रेजिस्टर लगा हुआ होगा और एक इंडक्टर लगा हुआ होगा, एक दूसरे के पैरेलल, और एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के पैरेलल। इस तरीके से ये आ गया वोल्टेज सोर्स, ये आ गया एक रेजिस्टर, और ये आ गया एक इंडक्टर, और दोनों सिरे जुड़े होते हैं, सेम वोल्टेज होता है, तो उसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और जैसे ही करंट पास होगा, लेट से यहाँ से आई करंट पास होता है, तो आगे जाके जो करंट है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। वो करंट जो रेजिस्टर से गुजरेगा इसको हम बोल देंगे IR, और वो करंट जो गुजरेगा इंडक्टर से उसको बोल देंगे IL, क्योंकि इंडक्टर को L से शो करते हैं ना, तो IL हो जाएगा, ये IR के बराबर हो जाएगा। और हाँ, क्योंकि हमने इसको जोड़ा है पैरेलल, तो पैरेलल में जितना वोल्टेज इसका होगा रेजिस्टर का, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, वो बराबर होगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और एक्चुअली वो बराबर होगा V के। अब इस केस में भी वही सारी बातें समझनी है, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, फेजर डायग्राम, और इन दी एंड इम्पीडेंस के लिए फॉर्मूला निकालेंगे इन आरएल पैरेलल सर्किट, ठीक है। अब आप देखिए, जैसे ही करंट पास होता है यहाँ पर हम जो है वो वेव के ज़रिए समझेंगे। ये आ गया हमारे पास वैल्यूज़ 0, 90, 180, 270। अब जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करते हैं अक्रॉस, दो चीज़ें हो गई ना, एक है रेजिस्टर और दूसरा है इंडक्टर। अब जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जैसे ही हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे फ़ौरन के फ़ौरन करंट पास हो जाएगा रेजिस्टर से, फ़ौरन के फ़ौरन ना, पहले स्टेप के अंदर करंट पास हो जाएगा। और इंडक्टर में फ़िलहाल कुछ भी नहीं हो रहा होगा। इंडक्टर में क्या होता है, करंट को स्टेबल होने में वक्त लगता है, सही ना। वोल्टेज तो हम अप्लाई कर देते हैं, लेकिन करंट को स्टेबल होने में वक्त लगता है। बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उसकी मुखालफत करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, और फिर जाके करंट फ्लो होना शुरू होता है। तो यहाँ से तो करंट फ़ौरन ही गुजरने लगेगा वोल्टेज अप्लाई करे हुए, लेकिन यहाँ से करंट जो है IR तो फ़ौरन गुजर रहा है, और सेकेंड स्टेप में यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा IL। तो अभी देखो मैं आपको वेव बना के दिखाता हूँ। ये समझ लो हमने वोल्टेज अप्लाई करा, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास वो वोल्टेज जो कि हमने अप्लाई करा। अब जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करा रेजिस्टर से, फ़ौरन के फ़ौरन सेम टाइम पे करंट गुजरने लगेगा। ये जो है वो करंट है जो रेजिस्टर से गुजर रहा है, ठीक है। बट इंडक्टर से करंट को स्टेबल होने में वक्त लगेगा। जब करंट को स्टेबल होने में वक्त लगेगा तो करंट पीछे रह जाएगा, यानी कि लैग करेगा। ये जो बना है ये बेसिकली वो करंट है जो इंडक्टर से गुजर रहा है। तो इसका मतलब हम क्या जुमला कह सकते हैं कि किसके करंट ने लीड करा, कोशिश करो बोलने की, रेजिस्टर के करंट ने लीड करा है और इंडक्टर के करंट ने लैग करा है। तो हम कह सकते हैं कि करंट पासिंग थ्रू इंडक्टर लैग्स द करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टर। और आपने आरसी में देखा था कि वहाँ पर तो जो करंट होता है कैपेसिटर का वो लीड करता है और IR लैग करता है। यहाँ पर IL लैग करेगा, और हम ये कह सकते हैं कि जो करंट पास हो रहा है रेजिस्टर से वो लीड करेगा, ठीक है ना। फेजर डायग्राम उसी तरीके से समझेंगे। यहाँ पर ये आ गया ग्राफ हमारे पास, ये हमने बना लिया एक्सिस, क्योंकि लैग कर रहा था तो मैंने नेगेटिव Y एक्सिस बनाया है। जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करा ये आ गया वोल्टेज, और करंट पास होने लगेगा, चाहे आप इसको VL लिखो चाहे आप V लिखो, एक ही बात है। जैसे ही रेजिस्टर से वोल्टेज अप्लाई करा वैसे ही करंट पास होना शुरू हो गया IR के बराबर। बट जो करंट है वो पीछे रह जा रहा है इंडक्टर वाला, तो वो ये आ गया IL।
और दोनों के दरमियान का कुछ ना कुछ आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है एंगल के मायनों में, तो π/2 का फेज डिफरेंस है। अब इनका रिजल्टेंट अगर चाहिए तो वही ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। वेक्टर वाले मेथड से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और इसको मिला दिया हमने IR के साथ और फिर ड्रॉ कर लिया इसका रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट है इन दोनों का, और ट्राइंगल आपको नज़र आ रहा है, ये ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, ये बोल देते हैं भाई ये बेस हो गया, और एक परपेंडिकुलर है जो कि IR के बराबर होगा। तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या हाइपोटेन्यूज एक्चुअली बराबर होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसका मतलब इस फिगर के मुताबिक क्या बनेगा, इस फिगर के मुताबिक ये है हाइपोटेन्यूज, यानी कि I वो बराबर आएगा, करंट का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहे हैं, ये हो जाएगा IR का स्क्वायर प्लस IL का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब उसी तरीके से हम करंट निकालेंगे जो मैंने इससे पहले समझाया था ना ओम्स लॉ के तहत। अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ ओम्स लॉ को तो हमें पता है I बराबर होता है V/R के, यानी ऊपर आता है वोल्टेज और नीचे आती है वो वैल्यू, वो प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को अपोज करती है। तो सबसे पहले अगर रेजिस्टर के लिए लिखूं, जैसे हमने कैपेसिटर वाले में भी सीखा, रेजिस्टर के लिए देखेंगे तो फॉर्मूला बड़ा आसान सा बनेगा, IR बराबर आ जाएगा V/R। ठीक है, रेजिस्टर के लिए तो आसान बात है। अब इसी बात को अगर लिखा जाए फॉर इंडक्टर, इंडक्टर के लिए कैसे काम करेगा, इंडक्टर के लिए आपको पता है ये वैल्यू है IL, तो ऊपर तो V आएगा और नीचे वो प्रॉपर्टी जो इंडक्टर के केस में करंट को रोकती है उसको हम कहते हैं XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो XL वाली फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, या आप चाहें तो उसको कर सकते हैं 2πfL की फॉर्म में, जैसे कैपेसिटर में था ना। तो क्या बनेगी हमारी इक्वेशन 2, पुटिंग इन इक्वेशन 2 क्या बना, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज दैट जो करंट है बेसिकली बराबर आएगा अंडर रूट V/R का स्क्वायर प्लस V/XL का स्क्वायर। फिर वही बात है, स्क्वायरिंग आएगी, V स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, V स्क्वायर कॉमन आ गया, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, हो सकता है पिछली मरतबा कुछ बच्चों को समझ में ना आया हो, ये आ जाएगा 1/XL का स्क्वायर, ये आ गया I। तो देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो V बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1/R का स्क्वायर प्लस 1/XL का स्क्वायर, यहाँ पे I आ गया। रीअरेंज करेंगे I/V, तो ये आ गया 1/R का स्क्वायर 1/XL का स्क्वायर। और फिर वही बात है, इससे पहले मैंने आपको समझाया कि 1/R बराबर होता है I/V के, यानी कि जो भी रोकने वाली प्रॉपर्टी है वो डिवाइड में लिखी हुई होती है। तो जब इंडक्टर और रेजिस्टर दोनों लगे हुए हैं तो हम यूज़ करते हैं वर्ड इम्पीडेंस का, तो 1/Z आएगा और यहाँ पर आएगा 1/R का स्क्वायर प्लस 1/XL का स्क्वायर। तो इसका मतलब इम्पीडेंस भी रेसिप्रोकल्स के स्क्वायर के बराबर होती है। और अगर आप स्क्वायरिंग कर लो दोनों तरफ तो हो जाएगा 1/Z का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/R का स्क्वायर प्लस 1/XL का स्क्वायर। ठीक है, तो सीरीज़ के लिहाज से पैरेलल सर्किट के अंदर जो इम्पीडेंस होती है बेसिकली वो कम होती है। ठीक है जी, तो समझ में आ गई बात कि आरसी में किस तरीके से वर्किंग होती है और आरएल में कैसी वर्किंग होती है। दैट इज़ इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप बात समझ में आ गई होगी। कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।